माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि संसदीय लोकतंत्र कैसे कार्य करता है और प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र क्या होता है। यह भारत की संविधान के अंदर इन चीज़ों का समावेश किया गया है। अब भारतीय संविधान का जो अगला लक्ष्य उद्घोषित होता है वो है राजनीतिक न्याय का, जो हमें समझना है। इन सब गुणों से, इन चीज़ों से भारत की संविधान की प्रकृति का पता चलता है। राजनीतिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय की अवधारणा का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति व व्यक्ति के बीच किसी भी प्रकार का मनमाना या भेदभाव से भरे व्यवहार को दूर किया जाना है। तो राजनीतिक क्षेत्र जो है आपका, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति के बीच में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अतः राजनीतिक दृष्टि से एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत के आधार पर वयस्क मताधिकार को सार्वभौमिक रूप से भारत के समस्त नागरिकों को उपलब्ध करवाया गया है। तो भारत के संविधान ने यूनिवर्सल तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक नागरिक को वोट का अधिकार दिया, और राइट टू वोट सबको मिला है। राजनीतिक दृष्टि से तो हर एक व्यक्ति का वोट मूल्यवान होता है, और हर एक व्यक्ति जो है उसका वोट बराबर है। तो चाहे भारत का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपना वोट डाले और चाहे कोई आम आदमी अपना वोट डाले, दोनों का वोट एक ही है। एक से ज़्यादा वैल्यू किसी के वोट का नहीं है, किसी के भी वोटों का मूल्य एक से ज़्यादा नहीं है। तो राजनीतिक दृष्टि से आप सब समान हैं। तो राजनीतिक न्याय के सिद्धांत में इस चीज को स्पष्ट कर दिया गया है। दूसरा, सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध कराया गया है। न किसी की जाति, न किसी का धर्म, न किसी का रंग, न किसी का वंश, कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है, न किसी की भाषा। आप सब लोगों को एक वोट मिल रहा है। तो भारत के समस्त नागरिकों को सार्वभौमिक रूप से मिला है। तो भारत के क्षेत्र में मौजूद सभी नागरिकों को बिना किसी शैक्षिक व संपत्ति संबंधी अयोग्यता को थोपे हुए राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता की अनुमति प्रदान की गई है। तो वयस्क मताधिकार का लक्ष्य राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराना है। आप अक्सर सुनेंगे लोगों से बातचीत में, लोग कहते हैं ना कि ये कैसा ये सिस्टम है कि पढ़े लिखे लोग भी वोट देते हैं और अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं, वो वोट दे देते हैं, तो सब रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। लेकिन अगर शैक्षिक वो लगा देंगे, अगर हम क्या अयोग्यता कि नहीं सिर्फ 10वीं पास के लोग ही जो है वोट दे सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम राजनीतिक न्याय की अवधारणा से दूर जा रहे हैं। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ ही यही है कि न किसी प्रकार की शैक्षिक अयोग्यता है किसी की, न किसी की संपत्ति की संबंधी अयोग्यता। ये दो बातें इस यहाँ पर इसलिए लिखी गई हैं क्योंकि यदि आप जब इतिहास पढ़ेंगे, अपना राजनीतिक इतिहास, यहाँ पे नहीं अन्य देशों में, तो पाएंगे कि कई देशों में ऐसा था कि जो लोग 1 बीघा जमीन के मालिक हैं सिर्फ वही वोट दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते, या जो लोग सिर्फ ग्रेजुएट हैं वही वोट दे सकते हैं, बाकी लोग नहीं दे सकते। इस तरीके के दूसरी जगहों पर इस प्रकार की अयोग्यताएं थोपी गई थी उनके नागरिकों में। लेकिन भारतीय संविधान ने किसी के ऊपर इस प्रकार की कोई अयोग्यता को नहीं थोपा। धीरे धीरे उन देशों में भी वो समाप्त हो गई हैं। अब धीरे धीरे वहाँ पर भी ये स्वीकार कर लिया गया है कि ये अधिकार जो है सार्वभौमिक रूप से सभी को उपलब्ध होना चाहिए। तो अब वहाँ पर भी सार्वभौमिक रूप से उपलब्ध हो गया है। लेकिन अभी भी हम लोग को यहाँ पर समझना है कि यदि हम अयोग्यता थोप देते हैं तो हम राजनीतिक न्याय की अवधारणा से दूर हो जाएंगे। तो वयस्क मताधिकार का लक्ष्य राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराना है। वयस्क मताधिकार का लक्ष्य राजनीतिक न्याय को उपलब्ध कराना है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक 5 वर्ष में भारत की जनता अपने मताधिकार का उपयोग करके अपनी सरकार को चुनती है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर निर्वाचन आयोग ने कई सुधारात्मक कदम भी इसी सिद्धांत के अंतर्गत उठाए हैं। जैसे चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार को अपनी संपत्ति संबंधी घोषणा नामांकन पत्र में देनी होगी। तो जैसे आजकल आप सुनते हैं ना कि हर चुनाव में उम्मीदवार को बताना पड़ता है कि उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है। तो आप अखबार में न्यूज़ पढ़ते हैं कि इतने लोगों के पास इतनी प्रॉपर्टी है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद इस चुनाव की प्रक्रिया में सुधार लाए गए हैं। और मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत नहीं डालने के लिए नोटा
यानी नन ऑफ द एबव का बटन ईवीएम में उपलब्ध करवाना। यह भी एक आदेश था कि कई बार मतदाता बहुत डिसाइड नहीं कर पाता है कि किस पार्टी के कैंडिडेट अच्छे हैं, तो उनको यह अधिकार भी होना चाहिए कि वो तय कर सके कि हमें किसी को वोट नहीं देना। उसको बोलते हैं नोटा, नन ऑफ द एबव। तो ये भी पढ़ा जाता है, देखा जाता है कि भारत की जनता जो है किन किन कॉन्स्टिट्यूंसी में नोटा का बटन दबा रही है और कितना दबा रही है। तो उससे सभी लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि हाँ, राजनीतिक दलों को भी ये मैसेज जाता है कि आपने जो कैंडिडेट वहाँ पर उपलब्ध कराए हैं वहाँ की जनता को वो पसंद नहीं आए हैं, इतने % जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। तो वो मैसेज सभी राजनीतिक दलों के लिए होता है, और इसलिए जब राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों का चयन करें तो उनको इस बात का ध्यान रहे कि जनता जो है नोटा का बटन कम से कम दबाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो राजनीतिक न्याय के अंतर्गत उत्पन्न होती हैं। राजनीतिक न्याय के सिद्धांत के अंतर्गत पुरुषों व स्त्रियों को समान अवसरों की उपलब्धता को भी प्रदान किया जाता है। इसी सिद्धांत के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को भी प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है। यही वजह है कि मंत्रिपरिषद के गठन के समय, न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय, विभिन्न देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति के समय आदि जैसे अवसर पर मुस्लिम व ईसाई समुदाय के व्यक्तियों की भी नियुक्ति करने की एक परंपरा है, क्योंकि संविधान की मूल भावना यही है कि भारत देश के सभी नागरिकों को यह महसूस हो कि यह देश हम सभी समुदायों का है। तो आप अक्सर ये चीज़ पढ़ते हैं, जानते हैं, आप लोगों को सबको पता है कि जब मंत्रिमंडल का गठन होता है तो उसमें ये देखा जाता है कि किस समुदाय के कितने प्रतिनिधि वहाँ मौजूद हैं, कितने पुरुष वहाँ पे हैं, कितनी स्त्री हैं, किस क्षेत्र से हैं। तो सिर्फ मंत्रिमंडल के गठन में ही नहीं, अगर जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है तो भी ये चीज़ देखी जाती है कि कितने प्रकार के जज बनाए गए हैं, स्त्रियां बनाई कि नहीं बनाई गई, किस समुदाय के लोग हैं, जज हैं कि नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसी तरह से विभिन्न देशों में जब राजदूतों की नियुक्ति, हम जब एम्बेसडर्स भेजते हैं तो उस समय भी ये देखा जाता है कि किन किन समुदायों के व्यक्ति जो हैं वहाँ पर जा रहे हैं हमारे राज्य देश का प्रतिनिधित्व करने। तो चूँकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि हमारे यहाँ संविधान की मूल भावना में विविधता में एकता की भावना को स्वीकार किया गया, इसलिए आपको भारत सरकार का मंत्रिमंडल भी विविध मिलेगा, आपको भारत सरकार के राजदूत भी विविध परंपराओं से नियुक्त होंगे, आपको भारत सरकार के अंतर्गत जो क्या नाम है न्यायपालिका है उन न्यायाधीशों की जो नियुक्ति उसको भी विविधता प्रदान करनी है। नॉर्थ इंडियंस भी होंगे, साउथ इंडियंस भी होंगे, बंगालीज भी होंगे, मराठी भी होंगे, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी होंगे, ईसाई भी होंगे, स्त्रियां भी होंगी, पुरुष भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाती हैं कि कैसे हम उसको नियुक्त करते हैं ताकि इस देश के कोने कोने में रहने वाले सभी लोगों को यह फील हो, उनको यह महसूस हो कि यह देश हम सभी समुदायों का है, यह देश किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। यह फीलिंग जो है वो देनी जरूरी होती है। इसलिए राजनीतिक न्याय के अंतर्गत ये सारी नियुक्तियों में इन बातों का ध्यान रखा जाता है। इसके बाद अगला जो लक्ष्य है भारतीय संविधान की प्रकृति में वो है आर्थिक न्याय। तो आर्थिक न्याय का अर्थ होता है आर्थिक लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत भारत के संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का एक पूर्ण अध्याय जोड़ा गया है। आर्थिक लोकतंत्र के अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों की स्थिति की समानता को महत्वपूर्ण बताते हुए अवसरों की असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया है। सभी नागरिकों की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति को समानता के आधार पर जीवन जीने योग्य परिस्थितियों के आधार पर मौजूद कराया गया है। चूंकि एक निर्धन व्यक्ति आर्थिक तौर पर कोई कार्य नहीं कर सकता है तथा भूखे मरने को मजबूर है या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त है या घोर पीड़ा में है, तो ऐसा व्यक्ति अपने संविधान, कानून व राष्ट्र पर गर्व नहीं कर सकता है। अतः सरकार का दायित्व होता है कि ऐसे कदम उठाए, ऐसी नीतियां बनाए कि गरीबी को दूर किया जा सके। अतः गरीबी दूर करने के उपाय, बीमारी से बचाने के रास्ते,
आदि आर्थिक न्याय के अंतर्गत उठाए गए कदम होंगे।